हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेकेड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कोचिंग स्टॉक से क्वेश्चन और आंसर को हम लोग देखेंगे, जिसमें यहाँ पर देखिए 250 दिया हुआ है। 250 के पहले 50-50 क्वेश्चन का 1 2 3 4 5 तक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यानी 5 तक बना दिया गया है। हम आगे यहाँ 250 से आगे बढ़ेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम देर न करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए। 50 के ऊपर करा दिया गया, फिर मैं 50 से चल रहा हूँ। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ कि एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। एलएचबी कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। तो मैंने पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि एक सिलेंडर कह रहे हैं, एक डिस्क पर सॉरी एक डिस्क पर एक सिलेंडर होता है। तो एक एक्सल पर दो डिस्क होते हैं। एक एक्सल पर कितने डिस्क होते हैं? 2 डिस्क होते हैं, और प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और हमारे कोच में मतलब कि 2 बोगी होता है, और एक बोगी में 2 एक्सल का प्रयोग होता है। तो 2 बोगी में 4 एक्सल हो जाएगा, और जब 4 एक्सल हो जाएगा तो सिलेंडर डिस्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसलिए सिलेंडरों की संख्या भी आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, सिलेंडरों की संख्या भी 8 हो जाएगा। पिछला वीडियो मैंने पूरा डिटेल में बताया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ या एलडीसी जेईई के लिए जितने भी पीडीएफ की आवश्यकताएं होती है, वो सारे के सारे इस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, उस पर आप लोग पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं कॉन्टैक्ट करके। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 252 में देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि माइक्रो प्रोसेसर में 72 कोड दिखाता है तो इसका क्या अर्थ है? 72 कोड दिखाता है तो इसका क्या अर्थ है? चलिए, मैं इसके बारे में आप लोग को मैं डिटेल में मैं ये बता दूं कि एक होता है आपको 99 कोड, ठीक है। एक होता है 72, ठीक है। दूसरा होता है 73, और एक होता है 95, ठीक है। तो मैं सभी के बारे में डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए, 99 कोड का मतलब ये हो जाता है कि सिस्टम जो है पूरी तरह मतलब कि अच्छा से काम कर रहा है। सिस्टम जो है पूरी तरह बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसको मतलब कि 99 कोड में हम लोग दर्शाते हैं। मतलब कि पूरी तरह मतलब सिस्टम कार्य कर रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं पूरी तरह सिस्टम मतलब काम कर रहा है, ठीक है। और 72 कोड का मतलब ये हो जाता है कि एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है। मतलब किसी एक एक्सल पर परमानेंट जो है, किसी एक एक्सल पर परमानेंट फॉल्ट है, ठीक है। और 73 कोड का मतलब हो जाता है कि कई एक्सल पर मतलब कि एक से अधिक मतलब कि कई एक, हम शॉर्ट में लिखते हैं कई एक्सल पर फॉल्ट है, ठीक है। मतलब एक से अधिक कई एक्सल पर फॉल्ट है। और 95 का अर्थ हो जाता है कि देखिए, यहाँ पर आंसर आपको क्वेश्चन में जब कहीं मिलेगा तो आंसर एंटी मारता है, ठीक है, या लिखता है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो इसमें अधिकांशतः एंटी ही आंसर लगाया जाता है। लेकिन इसका मुख्य रूप से इसका सही आंसर यह है कि इसमें जो भी फॉल्ट होते हैं ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है। जो फॉल्ट होता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, ठीक है ना। इसका कोड जो है 95 होता है, ठीक है। लेकिन इसका जहां भी क्वेश्चन मिलता है उसको एंटी मारा जाता है, क्योंकि उसमें उसका आंसर होता ही नहीं है, क्योंकि यह एक ऑर्डिनरी फॉल्ट मतलब कि फॉल्ट है। वो जो है मतलब कि फॉल्ट होता है और ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इसलिए इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चारों के चारों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, इसलिए इसको हम बीएम लिख देते हैं, ठीक है। जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं, वो जो मैं पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ उसमें देख लेंगे। उन लोगों के लिए मैं विशेष या चारों के चारों मैंने लिखा है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें तो आपको आंसर मिल गया होगा। डी में दिया है किसी एक धुरी पर अस्थाई मतलब कि परमानेंट जो है फॉल्ट है। देखिए, यहाँ पर 73 लिखा है कि यदि माइक्रो प्रोसेसर में 73 कोड दिखाता है, इसका मतलब क्या है? तो बी में देखिए कई धुरों पर अस्थाई फॉल्ट है, मतलब कि परमानेंट जो है फॉल्ट है, मतलब 73 कोड का, ठीक है। और उसके बाद में इसमें 95 कोड का शायद नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब चलिए, यहाँ पर दे दिया एलएचबी में प्रदान किया गया पैसेज रीसेट का किया जाता है। तो रीसेट वहां से किया जाता है जहां से चैन पुलिंग किया गया था, ठीक है। उस बिंदु से जहां से चैन पुली खींची गई थी, ठीक है। चैन खींची गई थी, यही इसका सही आंसर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसलिए इसको भी याद रखेंगे, हो सके तो कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। कॉपी में नोट करने से फायदा क्या होता है कि आप एक बार वीडियो देखे, फिर रुके, फिर लिखे, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखे तो देखे, फिर वीडियो में देखे, फिर उसको एक बार लिखने के बाद एक बार फिर देखिएगा। उसके बाद में जब भी आपको क्वेश्चन कोई मिस्टेक करेगा तो ढूंढने में परेशानी नहीं होगा। वीडियो जल्दी खोजने में नहीं मिलेगा, कौन सा वीडियो में देखे थे, लेकिन जहां पर आप
लिख लीजिएगा ना, तो उसको उस समय आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगा। इसलिए वीडियो को रोक रोक करके लिख ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि एलएचबी कोच में पेशेंट में प्रदान किए गए आइसोलेटिंग कॉम का स्थान, आइसोलेटिंग कॉ का स्थान कहाँ है? तो देखिए सी नंबर में दिया हुआ है कि कोच को अलग करने वाला एक पक्ष प्रदान किया गया, मतलब कि कोच में अलग करने वाला जो एक आइसोलेटिंग कॉक है प्रदान किया गया है, उसके द्वारा आप यहाँ से अलग कर सकते हैं, ठीक है। जो सी नंबर में दिया है, कोच को अलग करने वाला एक पक्ष प्रदान किया गया, ठीक है। हम 58 नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58 में क्या करें कि जब इमरजेंसी पुल बॉक्स को कोच के अंदर से खींचा गया, मतलब कि जब इमरजेंसी पुल बॉक्स को अंदर से जब खींचा जाता है तो क्या होता है? तो उस समय क्या होता है, बीपी का दबाव जो है गिर जाता है। मतलब कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। मतलब कि उसका बीपी का दबाव कम हो जाता है। मतलब इमरजेंसी पुल बॉक्स, मतलब कि हम लोग जब चैन पुलिंग जब करते हैं, पुल बॉक्स जब खींचते हैं तो उस समय क्या होता है, बीपी का दबाव कम हो जाता है और ब्रेक लग जाती है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर, नए ब्रेक पैड की मोटाई क्या होता है, ठीक है। नए ब्रेक पैड की मोटाई क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 35 mm, ठीक है। तो नए ब्रेक पैड का मोटाई 35 mm होता है। और एक आता है प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी ब्रेक पैड की मोटाई कितना होता है? तो वो हो जाता है 36 mm, ठीक है। कितना हो जाता है? 36 mm, याद रखिएगा। न्यू ब्रेक पैड अगर पूछे तो 35 mm, अगर प्राइमरी पूछता है तो 36 mm मारिएगा, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन इसके बारे में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 260 में क्या कह रहा है कि ब्रेक पैड की कंडेमिंग करने की सीमा क्या है? तो ब्रेक पैड की कंडेमिंग सीमा जो है आपको 7 mm है, ठीक है। ब्रेक पैड की कंडेमिंग सीमा जो है 7 mm, लिखता है 7 से 10 mm, ठीक है। 7 से 10 mm, लेकिन हम लोग 7 mm लेटेस्ट, मतलब कि इसको हम लोग कंडम कर देते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको आंसर आता है, ऑप्शन में देता है 7 से 10 mm, ठीक है। तो वो भी सही है, और लेकिन यहाँ पर 7 है और 10 अलग अलग कर दिया है, तो न्यूनतम जितना होगा उतना हम मारेंगे 7 mm, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दें। ब्रेक पैड की अधिकतम लंबाई देखिए, ब्रेक पैड की अधिकतम लंबाई जो है कितना होता है? तो ये बी में आंसर दिया हुआ है 400 mm, कितना? 400 mm होता है, ठीक है। और इसका घर्षण फ्रिक्शन वाला भी पूछेगा तो 400 cm स्क्वायर इसका हो जाएगा। मतलब घर्षण गुणांक भी इसका कितने दूर में, इसका मतलब कि कितने स्क्वायर में मतलब इसका घर्षण होता है, तो भी इसका आंसर 400 हो जाएगा, ठीक है। ये 400, और इसमें फ्रिक्शन वाला भी पूछेगा तो भी 400 आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यही देखिए इसका हिंदी में दिया है कि कह रहा है कि ब्रेक पैड का घर्षण क्षेत्र कितना है? तो ये इसका सही आंसर होगा 400 cm स्क्वायर, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख रहा है कि ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं यह एक्सल है, यह चक्का यहाँ पर एक बना दीजिए लंबा सा, और एक यहाँ पर डिस्क बना दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको डबल कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्रेक डिस्क का व्यास कितना है, ठीक है। तो इसका व्यास जो होता है 640 mm होता है, ठीक है। इसका व्यास कितना होता है? 640 mm होता है, ठीक है। और इसका मोटाई जो है, मोटाई जो है इसका 110 mm होता है। इसका मोटाई कितना होता है? 110 mm होता है। और इसका जो है मतलब कि यह क्या चीज का बना होता है? तो यह ग्रे कास्ट आयरन का यह बना होता है, ठीक है। और भी बता देते हैं, इसमें जो है फिंस होता है, ठीक है। इसमें फिंस जो है लगा रहता है, ठीक है। तो कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि फिंस लगाने का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। फिंस लगाने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन में आता है कहीं मतलब कि वेट को कम करना, और कहीं आ जाता है कि कूलिंग के लिए, मतलब कि डिश को ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों सही है, कूलिंग और मतलब कि वेट दोनों कम करने के लिए। लेकिन अगर दोनों में एक ऑप्शन को अगर चुनने की मतलब की समस्या आ जाए कि कूलिंग या वेट कम, तो कूलिंग मारेंगे, ठीक है। अगर ए प्लस बी दिया है तो ए प्लस बी हम लोग मार देंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑप्शन को चुनने में आ जाए तो इसको हम लोग फिंस किस लिए बनाया रहता है? कूलिंग के लिए बनाया रहता है, ठीक है ना, यानी ठंडा होने के लिए बनाया रहता है। और इसमें एक और क्वेश्चन डिस्क किया जाता है कि व्हील और डिस्क के इनर फेस की दाया कितना होता है? दाया कह रहा है दूरी कितना होता है? तो 175 mm होता है। और दोनों डिस्क के बीच की दूरी कितना होता है? तो 1030 mm होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यह जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर ले। क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्क का व्यास आया, मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया। इसका व्यास जो है 640 mm, मोटाई जो है इसका 110 mm ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। व्हील के इनर फेस और डिस्क के बीच की दूरी 175 mm होता है, और दोनों डिस्कों के बीच की दूरी जो है आपको 1030 mm होता है। और एक एक्सल पर 2 डिस्क लगे होते हैं, तो हमारे गाड़ी में 4 एक्सल होते हैं। कुल डिस्कों की संख्या जो है कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा।
ठीक है, 8 डिस्क भी हो जाएगा और सिलेंडरों की संख्या भी 8 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, 640 हो गया। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक ही एक्सल पर लगे वृक्ष की दूरी कितना होता है, जो मैं अभी अभी बताया कि दोनों डिस्क के बीच की दूरी 1030 mm होता है, जो ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि पहिया के भीतरी चेहरे मतलब भीतरी इनर फेस से ब्रेक डिस्क की दूरी कितना होता है, जो अभी हमने बताया 175 mm इसका इनर फेस से होता है। ठीक है, आप तो अच्छी तरह से समझ गए होइएगा। और क्या कह रहा है कि एलएचवी पावर कार पर कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम दिए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार के ब्रेक सिस्टम दिए गए हैं, तो 2 प्रकार के ब्रेक सिस्टम दिए गए हैं। ठीक है, एक होता है हैंड ब्रेक। ठीक है, क्या होता है, हैंड ब्रेक होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पार्किंग ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पार्किंग ब्रेक के भी नाम से हम लोग जानते हैं एक नंबर में। और दूसरा होता है वो जो सभी गाड़ी में ब्रेक लगता है, जो लोको पायलट के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है, यानी एयर ब्रेक वाला होता है। एयर ब्रेक सिस्टम मतलब कि 2 प्रकार के ब्रेक इसमें कार्य करता है पावर कार में। ठीक है, पावर कार पर कितने ब्रेक प्रकार मतलब कि कितने प्रकार के सिस्टम कार्य कर रहे हैं, तो 2 प्रकार के, हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक, और एक जो लोको पायलट के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है, जिसको एयर ब्रेक हम कह सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है कि हैंड ब्रेक एलएचवी पावर कार में दिए गए जिन्हें कहते हैं, देखिए ए नंबर में दिया हुआ है पार्किंग ब्रेक। हैंड ब्रेक को ही हम लोग पार्किंग ब्रेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कॉपी में नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, और कह रहा है कि हैंड ब्रेक में कितने पहियों पर मतलब लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, इसलिए इसको जरूर नोट कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है कि हैंड ब्रेक कितने पहियों पर लगता है, तो 2 पहियों पर लगता है। ठीक है, हैंड ब्रेक जो हाथ से गार्ड द्वारा लगाया जाता है लास्ट वाले बोगी में, यहाँ पर पावर कार में दिया हुआ था, लेकिन गार्ड वाला भी लिख सकता है कि गार्ड वैन में जो पार्किंग ब्रेक होता है वो कितने मतलब कि चक्कू पर लगता है, तो 2 चक्कू पर लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हैंड ब्रेक कितने पहियों पर लगता है, तो दो पहिया पर लगता है। ठीक है ना, हैंड ब्रेक जो आप लोग देखे होंगे गार्ड वाइन में जो गोल गोल हैंडल जो होता है जिसको घुमाया जाता है, ठीक है ना, वही उसका हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि ब्रेक डिस्क के बीच में दिए गए फिंस, देखिए आ गया क्वेश्चन, फिंस जो होता है वो किस लिए दिया जाता है। देखिए ए नंबर में दिया है ब्रेकिंग ब्रेकिंग बी के दौरान मतलब प्रभावी शीतलन प्रदान करने के लिए, ब्रेक डिस्क के कम से कम वजन मतलब कम वेट के लिए। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है डिस्क को शक्ति प्रदान करने के लिए, ब्रेक डिस्क की घर्षण संपत्ति बढ़ाने के लिए। देखिए आंसर में यहाँ पर बी दिया हुआ है। ठीक है ना, द ब्रेक डिस्क के कम वजन के लिए मतलब वजन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये भी सही है कि वजन को कम करने के लिए भी उसको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे मेरे समझ से ये आंसर होना चाहिए कि ये होना चाहिए ब्रेकिंग बी के दौरान, मतलब हम लोग जब ब्रेक लगाते हैं उस वक्त जो है डिस्क गर्म हो जाता है, और डिस्क गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि उसमें ब्रेक पैड गलने की संभावना रहेगा, या ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसको ठंडा मतलब कि शीतलन के लिए ही फिंस दिया जाता है। मेरे समझ से इसका आंसर ए होना चाहिए, लेकिन बी में दिया हुआ है। आपके समझ से जो आंसर आपको अच्छा लगे आप लगाइएगा, मेरे समझ से ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275 में क्या कह रहा है कि देखिए आ गया मुख्य बीपी और एपी पाइप का लाइन का बाहरी व्यास क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पिछले वीडियो में भी यह क्वेश्चन आया था, जिसमें हमने बताया था कि यह 32 जो दिया हुआ है गलत है, लेकिन मैंने इसको ढूंढा देखा तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बाहरी व्यास। ठीक है ना, तो पाइप जो होता है उसका मतलब एक पाइप का थिकनेस भी होता है ना, तो इसका बोर साइज देखिए, जब यहाँ पर 25-28 जो देता है, इसके बारे में फिर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, पहले इसको हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, इस यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पाइप है, तो इसका मान लेते हैं पाइप का मोटाई भी तो होता है ना, यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं, यहाँ ICF और यहाँ लिख देते हैं LHB। ठीक है, LHB और ICF। ठीक है, तो LHB में यहाँ पर लिख देते हैं हम BP और FP। ठीक है, BP और FP, इसका जो है बोर साइज मतलब कितना होता है, 28 mm होता है। कितना होता है, 28 mm होता है। और ब्रांच पाइप एक होता है ब्रांच पाइप। ठीक है, ब्रांच पाइप तो इसका जो होता है 18 mm होता है। कितना होता है, 18 mm होता है। और एक होता है PESD टू पेसेड मतलब कि PEAB मतलब कि PEASD। ठीक है, टू PEAB मतलब कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिंगल डिवाइस
सिंगल डिवाइस टू PEAB पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब। इसका दाया जो है ब्रेक का जो बल मतलब पाइप का, इसका 10 mm होता है। ठीक है, आप लिखने का जगह नहीं है भैया, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। और एक होता है ब्रेक इंडिकेटर पाइप, ब्रेक इंडिकेटर आप लिख लीजिएगा, ब्रेक इंडिकेटर पाइप का भी व्यास 10 mm होता है। ठीक है ना, 10 mm होता है। तो PSD टू PEAB वाला को ही ब्रेक इंडिकेटर पाइप कहा जाता है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन आता है इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। ठीक है, अब इधर चलते हैं। ठीक है, BP और AP का ICF में जो हो जाता है, यहाँ हो जाता है 25 mm। ठीक है, और ब्रांच पाइप जो होता है इसमें 18 mm हो जाता है, और इसमें जो है 20 mm हो जाता है। ठीक है ना। और BC टू BC मतलब कि यहाँ एक आता है BC टू BC, BC टू BC, ये इसका जो हो जाता है 15 mm हो जाता है। ठीक है ना, कितना हो जाता है 15 mm। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन इसमें से कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि पाइप लाइन का बाहरी व्यास, यहाँ पर बाहरी पर ध्यान देना है। ठीक है ना, बाहरी व्यास यह पूछ रहा है। ठीक है, तो बाहरी व्यास का ये जितना मैंने बताया ये सब बोर साइज हो गया। बोर साइज का मतलब कि अंदरूनी व्यास। ठीक है ना, ये हो गया अंदरूनी व्यास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बाहरी व्यास। ठीक है, तो बाहरी व्यास जो है 32 mm हो जाएगा, जो सही है। ठीक है ना, जो पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि 32 mm नहीं होगा, जो कि गलत था। ठीक है, तो मान लेते एक आध क्वेश्चन, मान इतना क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, शायद एक आध क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मायने नहीं रखता है। कोई एग्जाम देने जाता है 100 क्वेश्चन देता है, 50-60 क्वेश्चन ही मारता है, नहीं। लेकिन जो मान लेते हैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो शायद ये क्वेश्चन इधर उधर, शायद दिमाग इधर उधर चला जाए, तो हो सकता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, आप अपने कॉमन सेंस से भी काम कर सकते हैं। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो पढ़ रहे हैं ना। तो ये 32 mm सही है। बाहरी व्यास यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, आई जो मैंने जितना बताया ये बोर साइज है, मतलब कि अंदरूनी व्यास है। ठीक है, अब जहां तक विश्वास है कि उस वीडियो का भी जो भाई वीडियो देखे होंगे वो अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन जो है कोचिंग प्रश्नोत्तरी मतलब कोच से प्रश्नोत्तरी, देखिए वह जो है खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये दूसरा चैप्टर आपका चालू होता है। ठीक है, जो LHB से मुख्य रूप से इसमें सारे के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि LHB का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, तो LHB का पूर्ण रूप जो है लिंक हाफमैन बूश होता है। ठीक है, लिंक हाफमैन बूश होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर LHB कोच की लंबाई कितना होता है। LHB कोच की लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना होता है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 23,540, मतलब कि 2003 क्या लिखा है 23,540 mm। ठीक है, 23,540 जो LHB कोच की लंबाई, यहाँ पर कोच की लंबाई पूछता है, कोच की जगह पर कहीं देता है बॉडी की लंबाई। ठीक है, तो बॉडी की लंबाई 23,540 होता है। मान लेते हैं कि यह एक कोच है। ठीक है, तो बॉडी की लंबाई जो है यहाँ से ये 23,540 होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि CBC लगा रहता है, सेंटर बफर कपलर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक CBC टू CBC अगर पूछा जाए, तो यहाँ पर हो जाता है 24,000 mm। ठीक है, ये कितना हो जाता है 24,000 mm हो जाता है। ठीक है, तो आगे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, CBC टू CBC कितना हो जाएगा 24,000 mm हो जाएगा। ठीक है, आगे भी इस सबसे संबंधित अगर यहाँ तक आप वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इतना वीडियो मेहनत से बनाता हूँ, आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब ही तो करना है। ठीक है, चलिए 24,000 mm हो गया, 24,000 mm। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि LHB कोच की बॉडी की अधिकतम चौड़ाई पूछ रहा है। अधिकतम जो है चौड़ाई कितना होता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 32-40 दिया हुआ है। ठीक है ना, कितना होता है 32-40, जो कि यह LHB का है। LHB कोच की बॉडी की अधिकतम चौड़ाई कितना होता है, तो 32-40 होता है। लेकिन यही अगर देखिए, आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, वहीं अगर ICF का यही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ICF में कोच की बॉडी की चौड़ाई कितना होता है, तो इसमें मात्र 5 mm बढ़ जाता है। ठीक है ना, 32-45 हो जाता है। कितना हो जाता है 32-45 mm हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक है, LHB के बारे में कहेगा उसका तो होगा ही आंसर आपके सामने, लेकिन एक मैं ICF के बारे में भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, उसको कॉपी में आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्या कह रहा है 4 नंबर में कि LHB कोच की खाली रहने की स्थिति में तरल तेल स्तर में डिब्बे की फर्श की ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर फर्श का जिक्र हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है क्या चीज का जिक्र हुआ है, फर्श का ऊंचाई, मतलब कि LHB कोच में खाली रहने पर, खाली स्थिति में फर्श की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, फर्श की ऊंचाई कितना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1320 mm। ठीक है ना, कितना हो जाएगा
1320 mm। फर्श की ऊंचाई यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, सीबीसी की ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। सीबीसी का क्वेश्चन आगे मिलेगा, मैं बताऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर फर्श की ऊंचाई, अगर फर्श की ऊंचाई पूछता है खाली स्थिति में एयर कंडीशन में, तो कितना हो जाएगा, 1320 mm हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, खाली वाहन के लिए रेल स्तर से सीबीसी की केंद्र तक की अधिकतम ऊंचाई, देखिए यहाँ पर आ गया, इसलिए मैं वहां पर नहीं बताया है। देखिए खाली स्थिति में अगर पूछे, खाली स्थिति में, तो खाली स्थिति में यहाँ पर दिया हुआ 1105 mm। वहीं अगर लोडेड कंडीशन में अगर पूछता है, लोडेड कंडीशन में, तो ये हो जाता है 1030 mm, ठीक है। कितना हो जाता है, 1030 mm हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे भी मिलेगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लोड किए गए वाहन के लिए रेल स्तर से ऊपर सीबीसी की केंद्र रेखा की न्यूनतम ऊंचाई कितना होता है, तो 1030 mm आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई, ठीक है। ये तो इसका हो गया लोडेड और खाली स्थिति में। एक क्वेश्चन आ जाता है कि शॉप इशू, ठीक है, जब पीओएच के बाद में जब हम लोग कोच को जब शॉप से इशू करते हैं, तो उस स्थिति में न्यूनतम कितना होगा, तो मतलब कि चलेगा, मतलब हम लोग इशू कर सकते हैं, तो वहां पर हो जाता है 1090 mm, ठीक है। ये क्या हो जाता है, शॉप इशू, ठीक है ना। शॉप इशू जो है 1090 mm तक न्यूनतम ऊंचाई तक हम लोग शॉप इशू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, लोडेड कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में आपको 1030 mm और खाली स्थिति में टेयर कंडीशन में आपको 1105 mm जो ऊपर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोग को मेरा वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस बात को हम जानते हैं कि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, शेयर नहीं कीजिएगा, हम जान रहे हैं, इसलिए कि वहां पर आप शेयर नहीं कर सकते जहां पर आप काम करते हैं। लेकिन आपके दोस्त अगर जोन में अदर जगह अगर काम करते हैं तो वहां पर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इतना मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग को केवल शेयर ही तो करना है, ठीक है। और इस वीडियो का या किसी भी वीडियो का या LDC JEE के अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप मेरे चैनल से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका मैं मतलब कि कॉन्टेक्ट नंबर वीडियो के अंत में मैं दूंगा, ठीक है। उस पर आप मैसेज करके आप पा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि LHV कोच की उच्च गति की क्षमता क्या है, ठीक है। तो इसका क्षमता यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C नंबर में दिया हुआ है कि 160 किलोमीटर अपग्रेड करने योग्य 200 किलोमीटर, ठीक है। यानी 160 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक हम इसको चला सकते हैं, क्या करके, अपग्रेड करके, मानी मतलब कि मॉडिफाइड करके इसको 200 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो है इसको 160 किलोमीटर चलाने का ही अनुमति है, ठीक है। 160 किलोमीटर के चलाने से अनुमति है और 160 किलोमीटर अधिकतम अभी चलाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि LHV कोच को अधिकतम कितने स्पीड तक चलाया जा रहा है या चलाया जाता है, तो 160 किलोमीटर तक, और मॉडिफाइड करके अर्थात अपग्रेड करके हम लोग 200 किलोमीटर चला सकते हैं। और एक और क्वेश्चन इसमें आ जाता है दोनों से संबंधित कि जब यह LHV कोच को जब प्रथम ट्रैक पर लाया गया था तो उस वक्त कितना किलोमीटर के स्पीड से चला करके हम लोग उसको टेस्ट किए थे, तो वो होता था 180 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलाकर हम लोग टेस्ट किए थे। क्वेश्चन आता है कि LHV को कितने किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से टेस्ट किया गया था चलाकर, तो हो जाएगा 180 किलोमीटर चला करके 180 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाकर टेस्ट किया गया था, ठीक है। अब जहां तक विश्वास है कि आप क्वेश्चन को समझ गए होइएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि LHV व्हील का पहिया का गेज क्या होता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर C दिया हुआ है 1600 + -1, अर्थात क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम, यहाँ पर व्हील गेज पूछ दिया, लेकिन यही सेम क्वेश्चन में आप यहाँ पर न्यूनतम लगा देता, न्यूनतम अगर गेज पूछता कि LHV व्हील का न्यूनतम गेज मतलब पहिया का व्हील गेज क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए -1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 1599 mm, ठीक है। और अधिकतम अगर पूछ देता है, अधिकतम गेज मतलब व्हील गेज कितना होता है LHV के लिए, तो यहाँ पर देखिए +1, यानी +-1 का मतलब एक जोड़ सकते हैं और एक जो है घटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1601 मतलब 1 mm, ठीक है। और स्टैंडर्ड अगर पूछता है, स्टैंडर्ड मतलब कितना होगा, तो 1600 mm हो जाएगा इसका, आप तो अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ICF में करे तो कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। और वहीं अगर LHV की जगह पर यहाँ पर ICF अगर कर देता तो यहाँ पर होता है व्हील गेज अगर पूछता है, जैसे या इसकी जगह पर, इस क्वेश्चन की जगह पर ICF के लिए, तो ये हो जाता है, कितना हो जाता है, यानी यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 1600 +2 -1, ठीक है, +2 -1, ठीक है ना, +2 -1, अर्थात इस पर आप समझ सकते हैं कि अगर अधिकतम पूछता है तो +2 हो जाएगा, मतलब कि
1600 दो हो जाएगा, और न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम पूछता है तो यहाँ पर -1 यानी 1599 हो जाएगा। स्टैंडर्ड तो 1600 है ही, ठीक है। तो आईसीएफ के लिए +2 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कहीं +-1 मिलता है और कहीं +-2 1 मिलता है, ठीक है। तो इसको समझ लेंगे कि आईसीएफ में +2 -1 होता है, जबकि एलएचसी में +-1 होता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा, हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, आज संडे है, जो भाई मेरा पीडीएफ लिए हैं उन लोग की आज टेस्ट होगी। वो भाई आप लोग जो है टेस्ट के लिए अपने समय पर तैयार रहेंगे। जो भाई पीडीएफ लिए हैं उन लोग के लिए यह टेस्ट जो है फ्री में लिया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आकार है कि एलएचबी व्हील का नया पहिए का व्यास क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बी नंबर में कि 955 mm, ठीक, भले 915 mm। तो देखिए न्यू साइज जो है आईसीएफ और एलएचबी दोनों के लिए जो है 915 mm होता है। आईसीएफ और एलएचबी दोनों के लिए न्यू साइज जो है 915 mm होता है, ठीक है। लेकिन कंडमी साइज में अगर बात करें तो एलएचबी के लिए 845 और 855 दोनों होता है, ठीक है ना। तो गैदरिंग क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि वेब थिकनेस के हिसाब से उसको लिखा जाता है। कहीं आपको 855 मिलेगा, कहीं 800 आपको 45 मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाता है तो 855 मारिएगा, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सही है, 845 भी देता है, 855 भी देता है, ठीक है, वेब थिकनेस के हिसाब से। तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन इतना तत्काल आप लोग याद रखिए कि 45। और यही कंडमिंग साइज आईसीएफ में जो है 825 mm हो जाता है। कितना हो जाता है? 825 mm हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आईसीएफ के लिए है, ठीक है ना। और ये जो था एलएचबी के लिए, न्यू साइज दोनों के लिए एक ही होता है, 915 mm होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है आईसीएफ के लिए, 100 इशू। तो 100 इशू जो है हम लोग 837 mm से नीचे का हम लोग 100 इशू नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग जो जहाँ भी काम कर रहे होंगे, अगर वर्कशॉप में होंगे तो वहाँ पर देखिएगा कि 834-35 तक भी इशू किया जाता है। तो प्रैक्टिकली हो गया, लेकिन थ्योरिकल जो है आप लोग को 837 से नीचे नहीं अलाउ नहीं है, लेकिन लोग कर देता है, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन हम तो थ्योरिकल के हिसाब से ना हम एग्जाम देंगे, इसलिए 837 100 इशू हो जाएगा। और कंडमिंग जो है 825 हो जाएगा 100 इशू के, मतलब कि आईसीएफ के लिए, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए, 10 नंबर में क्या कह रहा है कि एलएचबी पहिया व्यास की कंडमिंग सीमा क्या। देखिए यहाँ आ गया सी 855 दिया हुआ है, सी नंबर में 855 mm, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एलएच क्या करें, एक पहिया पर कितने डिस्क होते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक पहिया, यहाँ पर लिखा है क्या कि एक पहिया पर, ठीक है, यहाँ पर 2 दे दिया, ठीक है। तो पहिया पर अगर देखते हैं तो देखिए मैंने आपको समझाया था अभी कि मान लेते हैं कि यह पहिया हो गया, मतलब कि व्हील हो गया। तो यहाँ पर डिस्क एक एक्सल पर, यहाँ पर एक पहिया ना लिख करके एक एक्सल लिखना चाहिए था कि एक एक्सल पर 2 डिस्क होते हैं, ठीक है। एक एक्सल पर कितने डिस्क होते हैं? 2 डिस्क होते हैं, जो मैंने फर्स्ट अभी इसी वीडियो के शुरुआती में टोटल इसके बारे में डिटेल में बताया था कि इसका दाया जो है 640 mm होता है, इसकी मोटाई जो है 110 mm होता है, इसकी बीच की दूरी 1030 mm होता है, इनर फेस की दाया दूरी जो है 175 mm होता है। अभी मैंने डिटेल में मैंने बताया, ऊपर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक पहिया पर कितने ब्रेक डिस्क होते हैं? 2 होते हैं। तो हमारे गाड़ी में कितने एक्सल हो जाएगा? एक पूंछ में 4 एक्सल का प्रयोग किया जाता है। तो 4 एक्सल पर 4 दूनी 8 डिस्क लगेंगे। कितने लगेंगे? 8 डिस्क का प्रयोग हो जाएगा। और प्रत्येक डिस्क के लिए एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, तो सिलेंडरों की संख्या भी आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें कि एलएचबी कोच में किस प्रकार की रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कारतूस टेपर रोलर बेयरिंग, अर्थात CTRB यानी कार्टिज टाइप रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं एलएचबी मतलब में, ठीक है, एलएचबी कोच में। जबकि आईसीएफ में जो है होता है आईसीएफ में मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए, लिखा रहता है डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग। डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है ना। डबल रो स्फेरिकल रोलर बेयरिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में पहिया निकला हुआ किनारा कितना होता है। देखिए तो यहाँ पर आंसर में दिया हुआ 29.4, ठीक है। तो 29.4 जो है एलएचबी के लिए है। एलएचबी जो है हाई स्पीड होता है, ठीक है ना। तो एलएचबी के लिए हाई स्पीड 29.4 होता है। आपको कहीं कहीं आपको जो है 28 मिलता है, 28.5 भी मिल जाता है, ठीक है। तो 28.5 जो है आप लोग को मेल एक्सप्रेस के लिए दिया जाता है। हाई स्पीड के लिए 29.4 जो है व्हील फ्लैंज की मोटाई जो है 29.4 होता है, जो एलएचबी के लिए दिया है। और एलएचबी मुख्य रूप से हाई स्पीड के लिए बनाया गया है, इसलिए 29.4 हो रहा है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ब्रेक डिस्क की मोटाई कितना होता है, ठीक है। तो ब्रेक डिस्क की मोटाई, जो ब्रेक डिस्क की मोटाई जो है हमने आपको अभी मैंने बताया, ब्रेक डिस्क की मोटाई 110 mm होता है तथा इसका व्यास जो है 640 mm होता है। डाया जो है इसका 640 mm होता है, ठीक है। अभी मैंने डिटेल में सब बताते आ रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच के व्हील एक्सल का व्यास क्या बोल रहा है, एलएचबी कोच के व्हील एक्सल का व्यास कितना था, ठीक है। एक्सल का यह व्यास पूछ रहा है, तो एक्सल का व्यास जो है 170 mm होता है, ठीक है। 170 mm होता है किसका, एलएचबी का, ठीक है। और वहीं अगर आईसीएफ का अगर पूछ देता है तो आईसीएफ का आपको 152 से 155 mm तक होता है, 152 से 155 mm तक होता है, ठीक है। याद रखिएगा एलएचबी में 170 mm होता है, जबकि आईसीएफ का 152 से 155 mm होता है। इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। जहां तक हमको विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो या कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एलएचबी कोच में कितने शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कितने, यहाँ पर हम मोटा मोटी एक मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक बोगी हमने बना देते हैं, ठीक है। बोगी बना देते हैं, ठीक है। तो शॉक रिजर्वर का कितना प्रयोग किया जाता है, तो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वर्टिकल डैम्पर होगा, एक यहाँ वर्टिकल और एक यहाँ वर्टिकल है, चारों कोण पर 4 वर्टिकल डैम्पर हो गया, ठीक है। और एक जो होता है, मान यहाँ पर बोलिस्टर रखा रहता है तो एक यहाँ होता है लेटर डैम्पर, ठीक है। एक लेटर डैम्पर हो जाता है और एक होता है सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो यहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, तो सेकेंडरी वर्टिकल 2 हो गया और एक होता है यहाँ पर एक दोनों साइड में या डैम्पर, ठीक है। एक होता है या डैम्पर, इसको हम लोग या डैम्पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चारों कोनों पर प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, ठीक है, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। और एक हो गया यहाँ पर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, ठीक है। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर और 2 हो गया या डैम्पर, तो आप गिन सकते हैं चारों कोण पर 4 हो गया और 4 और 2 जो है ये हो जाएगा 4 2 6 और 2 जो है या डैम्पर हो गया 6 2 8 और एक जो हो जाता है लेटर डैम्पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में कोंच पूछ रहा है, ठीक है ना। तो कोंच जो है, कोंच में हम लोग 2 बोगी का प्रयोग करते हैं, तो एक बोगी में कितने डैम्पर हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये कोंच में 2 बोगी का प्रयोग करते हैं तो 9 दूना 18 हो जाएगा। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा, एक कोंच में 2 बोगी का प्रयोग करते हैं तो 2 बोगी का मतलब हो जाएगा 9 दूना 18, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर जितना रिलेटेड होगा डिटेल में मैं बताते चल रहा हूँ। चलिए क्या कह रहा है, बोगी और कार बॉडी के बीच जो मतलब जो जुड़ा है उस मतलब कि शॉक रिजर्वर का मतलब क्या नाम है, मतलब डैम्पर का क्या नाम है, तो उसका नाम है या डैम्पर, ठीक है। या डैम्पर, इससे जो सबसे अधिक क्वेश्चन आता है या डैम्पर से, ठीक है, कि बोगी और कार बॉडी के बीच में जो जोड़ता है, बोगी से लेकर के जो बॉडी होता है कोच का उसमें वो जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो हो जाता है उसका नाम है शॉक एब्जॉर्बर, का नाम क्या है, या डैम्पर, ठीक है, या शॉक एब्जॉर्बर, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं। मान लेते हैं कि यह एक डैम्पर हो गया, ठीक है, डैम्पर हो गया और यहाँ पर ये भी मतलब कि यह निकला हुआ मतलब कि फैला हुआ, ठीक है। तो मैं इसको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये डैम्पर का साइज पूछता है, ठीक है। तो अगर इसका स्टैंडर्ड लेंथ अगर पूछता है, स्टैंडर्ड लेंथ मतलब टोटल फैलने के बाद में, तो यह 283 mm होता है, याद रखिएगा। बहुत क्वेश्चन ये पूछता है, 283 mm हो जाता है। और ये अगर पूछे कि कितना यह फैलता है, ठीक है, तो यह 380 mm जो है यह फैलता है, ठीक है, 380 mm, ठीक है। और संकुचन के बाद मतलब अगर सिकुड़ जाए तो यह कितना रह जाता है, तो ये हो जाता है 703 mm, ठीक है। तो वही 703 और 380 को जोड़ करके स्टैंडर्ड लाइट लेंथ मतलब कि टोटल फैलने के बाद में 283 mm होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों से तीनों क्वेश्चन पूछता है यार्ड डैम्पर से संबंधित। यार्ड डैम्पर के बारे में पूरा डिटेल में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 नंबर। क्या करें, एलएचबी कोच की सीबीसी की लंबाई क्या होता है, देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था। तो यहाँ पर ए नंबर में दिया है 23,590, जो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर सीबीसी की लंबाई 24,000 mm हो जाएगा, ठीक है, कितना, 24,000 mm हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि बॉडी की लंबाई जो है, बॉडी की लंबाई मतलब कि 23,540 mm होता है, 23,540। लेकिन यहाँ पर आपको सीबीसी लगा होता है, तो सीबीसी टू सीबीसी अब क्वेश्चन पूछ रहा है, सीबीसी की लंबाई पूछ रहा है, तो सीबीसी टू सीबीसी हो जाता है 24,000 mm। कितना हो जाता है, 24,000 mm, 24,000 mm याद रखिएगा, ठीक है, जो कि यह गलत दिया होगा, इसका आंसर 24,000 mm हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है कि एएलएचबी कोच की छत की ऊंचाई कितना होता है। एएलएचबी कोच का छत की ऊंचाई जो है कितना होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 4039 यानी 4039 mm हो जाएगा, यानी रूफ जो है रूफ की मोटाई मतलब कि रेल लेवल से ऊंचाई मतलब छत की ऊंचाई जो है 4039 जो आपको सी नंबर में आपको दिया हुआ है, ठीक है। सी नंबर में 4039 किसका दिया हुआ है, एलएचबी का। वहीं अगर आईसीएफ का अगर पूछता आईसीएफ का तो इसका जो है इसी जगह पर तो कितना हो जाता 4200 mm, कितना हो जाता 4200 mm हो जाता, ठीक है। 4200 mm याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एएलएचबी कोच का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। एएलएचबी का पूछ रहा है, एएलएचबी का राइडिंग इंडेक्स कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2.5 होता है। कितना होता है 2.5 होता है। राइडिंग इंडेक्स कितना होता है 2.5। लेकिन ए आईसीएफ का कितना होता है, तो आईसीएफ का यहाँ पर ये हो जाएगा 3.5, मतलब कि 3.5 जो है आईसीएफ के लिए यह दिया हुआ है, ठीक है। और यह एएलएचबी के लिए 2.5 हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको जो भी मैं इसके अपोजिट जो आईसीएफ से जो मैं तुलना कर रहा हूं इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उन लोगों को कहेंगे कि वीडियो को रोक रोक करके जो पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ तो आप लोगों के पास है ही, लेकिन इससे रिलेटेड जो मैं क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी में जरूर नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि एएलएचबी के आंतरिक पहियों के बीच की दूरी कितना होता है। आंतरिक पहियों के बीच की दूरी मतलब कि व्हील बेस की यह बात कर रहा है, ठीक है। आंतरिक पहियों के बीच की दूरी यानी देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि डायमीटर बिटवीन इनर व्हील ऑफ एएलएचबी, ठीक है। यानी दोनों मतलब कि क्या कर रहा है एएलएचबी की आंतरिक पहियों के बीच की मतलब 12340 होता है। कितना होता है 12340 जो ए नंबर में दिया हुआ है। कितना 12340 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करें कि एएलएचबी कोच का ट्रिप्ट रख रखाव अनुसूची यानी D1 जो है कितना दिन में किया जाता है, ठीक है। तो D1 D2 जो है इसके बारे में भी हमने बताया था पूरा डिटेल में प्रथम वीडियो में D1 D2 D3 के बारे में, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर मैं बता दूंगा D1 D2 D3। थोड़ा सा पेंसिल ले लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर सी में दिया हुआ है हर ट्रिप माने एवरी ट्रिप इसका नाम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिटेल में बता दूं D1 D2 और यहाँ पर D3, ठीक है। तो D1 D2 D3 तो D1 जो होता है एवरी ट्रिप होता है मतलब कि हर ट्रिप, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एवरी ट्रिप, ठीक है। इसका एवरी ट्रिप हो जाएगा। और D2 जो आपको हो जाएगा 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है, प्लस माइनस 3 दिन। और D3 जो है आपको हो जाएगा मतलब कि 6 माह प्लस माइनस आपको 15 दिन, ठीक है। कितना 15 दिन, ठीक है। D1 D2 D3 यानी D1 हो जाएगा आपको एवरी ट्रिप और D2 हो जाएगा 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन और D3 जो है आपको हो जाएगा 15 दिन, ठीक है। अब ये हो गया आपको एएलएचबी के। लेकिन आईसीएफ में जो है आईसीएफ में होता है ए शेड्यूल बी शेड्यूल सी शेड्यूल, ठीक है। तो ए शेड्यूल जो है इसमें जो है यहाँ पर इसमें एक होता है एवरी ट्रिप, ठीक है ना, एवरी ट्रिप, ठीक है। और 2 नंबर में इसमें होता है ए शेड्यूल, ठीक है। तो ए शेड्यूल जो है इसमें आपको 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है। कितना होता है 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन। और एक होता है बी शेड्यूल। तो बी शेड्यूल जो है इसमें हो जाता है 3 माह प्लस माइनस 7 डेज, ठीक है। और एक हो जाता है सी शेड्यूल। तो ये हो जाता है 6 माह प्लस माइनस 15 दिन, ठीक है। अब जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें बी शेड्यूल में 3 माह होता है जबकि इधर एएलएचबी में 3 माह वाला कोई शेड्यूल नहीं होता है। D1 होता है जो एवरी ट्रिप होता है, D2 होता है जो 3 महीना, उसके बाद में डायरेक्ट के बाद 6 महीना होता है, उसके बाद में SS1 SS2 का प्रक्रिया चालू हो जाता है, ठीक है। इसमें IUH PUH का मतलब की प्रक्रिया चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है A1 का एवरी ट्रिप टेक्ट होता है। दूसरा में आ जाता है ए शेड्यूल ए जो 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है। बी शेड्यूल जो 3 माह प्लस माइनस 7 डेज। और सी में जो होता है मतलब
कि 6 माह प्लस माइनस 15 दिन। तो यहाँ पर 3 माह 6 माह तो याद रहता है, ठीक है, 30 दिन, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस के बाद वाला कन्फ्यूज कर जाता है। जबकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 दिन में जो है प्लस माइनस 3 दिन वाला इसके मिल रहा है। अब 20 शेड्यूल में यहाँ पर प्लस माइनस 3 माह वाला में 7 है और 6 महीना वाला में प्लस माइनस 15 है। इस बात पर ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्लस माइनस वाला क्वेश्चन ज्यादा मिस्टेक करता है, जो लास्ट वाला 3 माह 6 माह इस सब तो याद रहता है, लेकिन प्लस माइनस के बाद वाला पर कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहीं देखिए यहाँ पर D2 में पूछ रहा है, D2 का वही बात यहाँ पर आ गया कि D2 यहाँ पर बी नंबर में 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन, ठीक है ना। और D3 जो है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 180 दिन, यहाँ पर लिख दिया, 6 माह ना लेकर लिख करके 180 दिन लिख दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है 6 तिरका आपको 180 दिन दिया है, तो एक माह में जो है 30 दिन होता है, तो 6 तिरका 18 मतलब कि 180 दिन हो जाएगा, ठीक है, D3, ठीक है। आप जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। चलिए यहाँ तक तो 25 क्वेश्चन, मतलब कि टोटल 50 क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें से 25 और अगला उस वाले में से भी 25, मतलब कि प्रथम जो क्वेश्चन चल रहा था, मैं 50-50 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाता हूँ, और इसलिए कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब मैं ये बता दूं कि आपको यह PDF मिलेगा कैसे। तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना होगा, ठीक है, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप कांटेक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर केवल मैसेज करेंगे, फोन नहीं करेंगे, ठीक है। इस पर जो है आपको मतलब कि LDC JEE AWM के लिए अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप यहाँ से मतलब कि PDF प्राप्त कर सकते हैं, और आपको मतलब कि एग्जाम के समय में गेस्ट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स सभी के सभी आपको दिया जाएगा। और जितने भी मतलब कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ICF, LHB, डेमू, मेमू, वैगन, पास, PTO, लीव, इंसेंटिव, बेल्डर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेल्डर जो ITI की जो ट्रेड है, बेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी के सभी PDF यहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है मतलब कि इस व्हाट्सएप पर लगे फोटो, इस पर व्हाट्सएप पर जो फोटो लगा है, उस फोटो को पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा PDF आप लोग के लिए योग्य है और कौन सा PDF आप लोग के लिए नहीं है। उसके बाद मैसेज करेंगे, उसमें सारे रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है, उसके बाद मैसेज करेंगे। इस पर जो फोटो लगा है उस पर उसको पहले पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद मैसेज करेंगे, और आप यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जो है, जो भाई PDF यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, उसको जो है हर संडे को संडे टेस्ट लिया जाता है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम जो हुआ रहता है, जो कर्मचारी भाई जो मेरे पास क्वेश्चन भेजते हैं क्वेश्चन को सॉल्व के लिए, उसी क्वेश्चन का मैं टेस्ट कराता हूँ, ठीक है। तो वो संडे के संडे टेस्ट में शामिल हो सकते हैं फ्री में, वही फ्री में टेस्ट लेंगे, मतलब देंगे जो PDF लेंगे, ठीक है। जहाँ तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर मेरे वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो इसके लिए थैंक यू। इसलिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं मेरे चैनल पर, तो एकदम आपको शेयर करना मतलब कि नहीं भूलिएगा। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।